दोस्तों, रिमोट से लहंगा उठाने का नया आविष्कार करने वाले बीजेपी के सांसद रवि किशन आखिर नाक फुला फुलाकर मंच से कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन और राहुल गांधी के लिए पागल पागल जैसे शब्दों का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? रवि किशन इतने परेशान, इतने हैरान, पसीने पसीने में तरबतर होकर इस कदर विक्टिम कार्ड क्यों खेल रहे हैं? दोस्तों, बीजेपी के नेता बार बार इस बात का प्रमाण दे रहे हैं कि ये जो वोट चोर का नारा है सीधे दिल पर जाकर लगा है। केवल एक दो नेताओं के नहीं, सारे बीजेपी के नेताओं के। इसीलिए मंच चाहे कोई भी हो, जगह चाहे कोई भी हो, बीजेपी के नेता इस पूरे मुद्दे को लेकर राहुल गांधी, इंडिया गठबंधन या फिर विपक्षी नेताओं को टारगेट करने से नहीं चूकते। और ऐसा ही कुछ किया है रवि किशन ने। योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में एक कार्यक्रम में रवि किशन ने ना आओ देखा ना ताओ, नाक फुला फिराकर जोश में आकर विपक्षी पार्टियों को पागल कह डाला और ये कह डाला कि अगर वोट चोरी मोदी जी को करनी ही होती हमारे, तो फिर मोदी आखिर इस स्थिति में उत्तर प्रदेश में क्यों हारते, 242 पे आकर क्यों रुकते और सीधे 300 प्लस क्यों नहीं ले आते अपने लिए? इन्होंने सचेत रहे के बाद जगल रहा सब लोग। बहुत खतरनाक समय है। वोट चोर की बात करते हैं ये लोग। अरे पागल लोग, अगर वोटर चोरी का भी लोग नारा जो लगा रहा है तो भाई भारतीय जनता पार्टी इतना वोट चुरा लेती कि हम लोग 350 पार कर देते। एनडीए का सरकार कहां बनाते, 240 पर कहां अटकते, यूपी में हम लोग 42 सीट हम लोग कहां खो देते। ये लोग जनता को बेवकूफ समझता है। सचेत रहा। मोदी जी, पूज्य योगी महाराज टारगेट रहते हैं हमेशा भारतीय राजनीति में और उत्तर प्रदेश की राजनीति में। आप लोग 2024 का चुनाव देख लिए हो। चलिए दोस्तों, रवि किशन कम से कम पहले ऐसे नेता हैं जिन्होंने आधिकारिक तौर पर 1 साल बाद ये स्वीकार कर लिया कि बीजेपी की हालत कितनी खराब हुई, उत्तर प्रदेश में कितनी शर्मनाक हार हुई बीजेपी की। रवि किशन तो जानते ही होंगे कि पार्टी के भीतरी जो इस पूरे मामले में सर्वे हुआ था उससे क्या नतीजे निकल कर आए थे। लेकिन दोस्तों, जो बात रवि किशन बोल रहे हैं, उनकी भाषा को लेकर मुद्दा वैसे बनाने वाले बना सकते हैं कि बस अपमान क्या मोदी जी का ही होता है, बाकियों का अपमान नहीं होता है। जिस विपक्षी गठबंधन के नेताओं को चुनकर संसद में देश की जनता ने भेजा है, आप उनको पागल कह रहे हैं। मतलब आप देश की जनता के फैसले को पागल कह रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि उस देश की जनता को फैसले लेने की क्षमता नहीं है उनमें, वो पागलपन में फैसला लेते हैं। चलिए छोड़िए, भाषा की मर्यादा पर ज्ञान देने वाले ना तो मैं होती हूँ ना ही ये सुनने वालों में से हैं। लेकिन पॉइंट यहाँ पर ये है कि ये बात बोली जाती है बार बार बीजेपी द्वारा कि अगर वोट चोरी करनी होती तो फिर 240 पर आकर क्यों रुकते, 300 प्लस पर जाकर रुकते। तो दोस्तों, ये राहुल गांधी सरीखे तमाम विपक्षी दल बार बार कह चुके हैं कि ये तो हमने कभी कहा ही नहीं कि सारी सीटों पर वोट चोरी हुई है। हम तो ये कह रहे हैं कि कुछ विधानसभा सीटों को सेट करके जानबूझकर ऐसा खेल किया जाता है कि पड़ला जो है वो बीजेपी की तरफ भारी दिख जाए। जैसे दोस्तों, ये तर्क, ये सवाल एक्चुअली में राहुल गांधी से पूछा भी गया है कई बार इस पूरे मुद्दे पर जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। तो कांग्रेस पार्टी का इस पूरे मुद्दे पर क्या मत है कि ये बहुत ही सोची समझी रणनीति के तहत किया जाता है। ये चोरी ऐसे नहीं की जाती है। क्यों? क्योंकि हर जगह चोरी होगी तो पकड़ी जाएगी। लेकिन क्या होता है, जैसे कोई भी चुनाव होता है तो आप समझिए, जैसे एक लोकसभा सीट है, मैं एक हाइपोथेटिकली चीज समझा रही हूँ आपको। उस लोकसभा सीट में समझ लीजिए कि 7 विधानसभा सीटें आती हैं, ठीक है। विधानसभा सीटें अलग अलग जोड़कर एक लोकसभा सीट बनती है ना। तो समझ लीजिए कि उस 7 विधानसभा सीटों में 5 पर बीजेपी का मतलब अपर हैंड है, बीजेपी अच्छा कर रही है। लेकिन 2 सीटें ऐसी हैं जिसमें जनसंख्या बहुत ज्यादा है उन 5 के बनस्पत, और उन 2 में कांग्रेस पार्टी क्लीन स्वीप कर रही है। मतलब बाकी 5 में कांग्रेस पार्टी फाइट में है लेकिन बीजेपी को एज है। लेकिन बाकी जो 2 बची हुई सीटें हैं, विधानसभा सीटें जो एक लोकसभा सीट में आती है, उसमें कांग्रेस पार्टी समझ लीजिए क्लीन स्वीप कर रही है। मतलब लहर चल रही है, उसको कैंडिडेट अच्छा मिल जाता है। कई बार ऐसी मतदाता होते हैं, समझ लीजिए कि अल्पसंख्यक बहुतायत सीटें हैं वो। तो उसमें क्या होता है, वो जो 5 सीटें जहां पर बीजेपी का स्ट्रॉन्ग होल्ड था, उसमें भले ही बीजेपी को अच्छा वोट मिला हो, लेकिन क्योंकि इन 2 सीटों पर बल्क वोट पड़ गया 2 विधानसभा की वजह से, तो वो सीट कांग्रेस ने निकाल ली। यही केस स्टडी राहुल गांधी ने पेश की थी। तो पॉइंट ये दोस्तों कि ये जो नैरेटिव है, ये जो बात बोली जाती है कि हम ये कर लेते, हम वो कर लेते, हम ये कर लेते, ये एक तरह से बिल्कुल थोती बात है। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में चल रहा है, लेकिन इसका साइंटिफिक आधार नहीं है।
चुनाव साइंटिफिक तरीके से होता है, इसीलिए आपने देखा होगा कई बार वोटिंग प्रतिशत में बहुत कम फर्क होता था। जैसे हरियाणा में भी विधानसभा चुनाव हुए तो कांग्रेस और बीजेपी में वोटिंग प्रतिशत में 1% से भी कम का फर्क था। सोचिए 1% से भी कम। लेकिन हुआ क्या, बीजेपी ने सरकार बना ली, क्योंकि वोटिंग प्रतिशत से नहीं होता है। होता यह है कि किसी सीट में आपको बल्क वोट पड़ गया तो वो सीट आपने निकाल ली, वैसे ही लोकसभा सीट में होता है। दूसरी बात दोस्तों, ये जो विक्टिम कार्ड है रवि किशन की, मोदी योगी हमेशा टारगेट में रहते हैं, मोदी योगी हमेशा टारगेट में रहते हैं, ये विक्टिम कार्ड रवि किशन जैसे नेताओं को चलना छोड़ देना चाहिए। वैसे तो ये विक्टिम कार्ड मोदी जी भी खेलते हैं कि मेरी माँ का तिरस्कार हो गया, मेरा अपमान हो गया, मुझे गालियां बक दी, मुझे इतना नुकसान हो गया तो भी मैं ये फैसला वापस नहीं लूंगा चाहे मुझे व्यक्तिगत नुकसान हो गया। क्योंकि चाहे योगी की बात हो चाहे मोदी की बात हो, वो सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए हैं। 22 साल हो गए दोस्तों प्रधानमंत्री को, मोदी को सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए। दोस्तों पहले गुजरात के मुख्यमंत्री और अब देश के प्रधानमंत्री, मतलब किसी राज्य में मुख्यमंत्री से ऊपर तो पद नहीं है ना, और हमारे देश में पीएम से ताकतवर कोई पद नहीं है। 22 साल से ऊपर का वक्त हो गया, मोदी सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए हैं। लेकिन अभी भी मोदी गरीब माँ के बेटे के नाम पर वोट मांगते हैं, चाय वाले के नाम पर वोट मांगते हैं, पिछड़े के नाम पर वोट मांगते हैं, गरीब के बेटे के नाम पर वोट मांगते हैं। तो ये नहीं करना चाहिए मोदी को। क्यों? क्योंकि मोदी जी जो सामान इस्तेमाल करते हैं, चाहे उनका सनग्लासेस हो या उनका पेन हो या उनके कपड़े हो या उनकी गाड़ियां हो, वो कहीं से भी उनकी गरीबी नहीं दिखाती। दूसरा, आप जब सत्ता के शीर्ष में है, सर्वशक्तिमान है, फिर या तो आप 56 इंची हो सकते हैं या फिर आप हाय मेरे साथ ये हो गया, हाय मैं टारगेट में हूं, दोनों चीजें साथ में नहीं हो सकती ना। आप डिसाइड कर लीजिए। तो रवि किशन जैसे लोगों को डिसाइड कर लेना चाहिए कि उनको करना क्या है। दोस्तों दूसरा, रवि किशन ने इसी कार्यक्रम में प्रधानमंत्री की माताजी का, स्वर्गीय माताजी के अपमान का जिक्र भी किया। सुनिए वो क्या कह रहे हैं, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि रवि किशन की जुबान पर तो ये बात बिल्कुल नहीं ठीक लगती। और विपक्ष की सोच बिहार में यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का रे उनकर माई का कोनो लेना देना ना बा राजनीति से हो। माई बाड़िन एगो बच्चा का माई जो मेहनत से निस्वार्थ सेवा से प्रधानमंत्री बन गई ना, उनके माई के गरियावा तड़न मां को गाली दे रहे हैं। राजनीति का स्तर इतना घिनौना हो चुका है। ये सोचा काहे मोदी जी पर कोनो दाग नहीं, पूज्य योगी महाराज पर कोनो दाग नहीं, कोई करप्शन नहीं, तब राजनीति ये स्तर पर आ गई है। दोस्तों वैसे रवि किशन की बात बोलते हैं तो मुझे लगता है कि बाप रे, राजनीति पे क्या ही दिन दिखाएगी। मतलब आप सोचिए, लहंगा रिमोट से उठाने वाले दोयम दर्जे के अश्लील गानों के जरिए भोजपुरी के सुपरस्टार बने रवि किशन आज महिलाओं के सम्मान की बात कर रहे हैं। दोस्तों भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में कभी भी डबल मीनिंग गाने नहीं इस्तेमाल हुए हैं। अगर आप शारदा सिन्हा के दौर की भोजपुरी इंडस्ट्री को देखें तो भोजपुरी में बहुत ही अच्छे गाने इस्तेमाल होते रहे हैं। बहुत ही मतलब मुझे लगता है भोजपुरी से मीठी भाषा, बहुत ही मीठी भाषा है। उसके गाने आप सुने पुराने, आपको इतना अच्छा लगेगा। दोस्तों लोक कविताएं, लोक गायन जो रहा है भोजपुरी का, एक तरह से एक मिसाल के तौर पर रहा है। लेकिन इन दो चेहरों ने, रवि किशन और मनोज तिवारी, बहुताया इसमें रवि किशन को श्रेय जाता है। ये जो भोजपुरी के सुपरस्टार बने हैं ना, रवि किशन पहले भोजपुरी के सुपरस्टार थे उस दौर के। जब हुआ क्या, भोजपुरी में नई नई फिल्में बननी शुरू हुई, वो आप कह सकते हैं बॉलीवुड की कॉपी जैसी होती थी। तो सस्ती लोकप्रियता के लिए ये जो भोजपुरी इतनी सुंदर इंडस्ट्री हुआ करती थी जिसमें डबल मीनिंग गाने नहीं होते थे, इसको डबल मीनिंग गानों में धकेलने का जो श्रेय जाता है वो रवि किशन और मनोज तिवारी जैसे लोगों को ही जाता है। बेबी बियर पी के जैसे गाने मनोज तिवारी ने गाए और रवि किशन ने तो सारी इंतहाएं पार की हैं अश्लीलता की। उसके बाद दोस्तों वो सिलसिला ऐसे चला कि आज भी आप देखिए भोजपुरी का वही सुपरस्टार है जो जितना अश्लीलता परोस सकता है। जो जितना अश्लील होगा वो भोजपुरी का उतना बड़ा स्टार होगा। दोस्तों ये जो मानक स्थापित किए हैं ना भोजपुरी में, ये रवि किशन ने स्थापित किए हैं। और आज रवि किशन नेताजी बन गए हैं, भाजपा के सांसद बन गए हैं, तो महिला सम्मान की बात कर रहे हैं। मतलब आदमी दोस्तों अपने दिन भूल जाता है, लेकिन इतने भूल जाता है, ये भी कमाल की बात है। दोस्तों दरअसल बीजेपी के नेताओं की ये बौखलाहट राहुल गांधी की इस बात को लेकर है। 1 सितंबर को राहुल गांधी ने जब से हाइड्रोजन बम फोड़ने की बात कही है, तब से बीजेपी के नेता लगता है कुछ ज्यादा ही परेशान हैं। बीजेपी के लोग अच्छी तरह सुन लीजिए भैया, एटम बम का नाम सुना आपने? सुना है एटम बम का नाम?
उससे बड़ा क्या होता है? उससे बड़ा क्या होता है? एटम बम से बड़ा हाइड्रोजन बम होता है नहीं होता है? माधवपुरा में हमने एटम बम दिखाया था। बीजेपी के लोगों तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है, हाइड्रोजन बम आ रहा है, तैयार हो जाइए। आपकी जो सच्चाई है, वोट चोरी की सच्चाई है, वो पूरे देश को पता लगने जा रही है। राइट? बिहार की जनता, बिहार के युवा, बिहार के महिलाओं से मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। यह क्रांतिकारी प्रदेश है। इसने पूरे देश को मैसेज दिया कि वोट चोरी नहीं होने देंगे। और ये जो आपने बिहार में किया है, हमारी जो मदद की, ये पूरे देश में फैल गई है, कोने कोने में फैल गई है। आने वाले समय में मैं आपको गारंटी करके दे रहा हूं, हाइड्रोजन बम के बाद नरेंद्र मोदी जी अपना चेहरा इस देश को नहीं दिखा पाएंगे। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें और थैंक्स और ज्वाइन इन दो में से किसी भी ऑप्शन का इस्तेमाल करके आप आर्थिक तौर पर भी चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।